नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट 6 को। और इस सीरीज के चलते हमने जो प्रण किया है फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाने का, तो उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। बस चाहिए आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार। और अब तक आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है हमारे इस चैनल को, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है the alpha 2 adrenergic agonistic used as eye drops to lower the intraocular pressure। इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज करने के लिए अल्फा 2 एगोनिस्ट जो आई ड्रॉप में इस्तेमाल होता है उस ड्रग का नाम बताना है हमें। यहाँ ऑप्शन देखो, ब्रिंजोलामाइड, बम्ब्यूटेरॉल, ब्रिमोनिडिन या फिर लैटानोप्रास्ट। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट जो आंखों के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर या फिर इंट्राओकुलर टेंशन को कम करने के काम आता है, ऐसा जो ड्रग है वो है ब्रिमोनिडिन करके। ठीक है, लैटानोप्रास्ट ये प्रोस्टाग्लैंडिन में आएगा, बम्ब्यूटेरॉल ये अस्थमा में यूज किया जाता है, बीटा एगोनिस्टिक ड्रग है दोस्तों। और ब्रिंजोलामाइड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर है, ये भी आंखों के अंदर जो आईओटी है उसको कम करने के काम आता है। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर। और नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है 21 mm ऑफ एच होता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। उससे ज़्यादा होगा तो उसे कम करना पड़ता है। ठीक है, ग्लोकोमा के प्रॉब्लम हो सकते हैं उससे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड टॉपिकली इन ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में इस्तेमाल होने वाला एड्रेनालिन का प्रोड्रग बताइएगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है ब्रिमोनिडिन, डिपिवेफ्रिन, फिनिलप्रोपेलामाइन या फिर डॉर्जोलामाइड। तो एड्रेनालिन का प्रोड्रग कौन सा है ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। इसका प्रोड्रग जो है वो है डिपिवेफ्रिन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है ग्लोकोमा के अंदर। एड्रेनालिन बहुत ही इंट्रिंसिक ट्रांजिएंट एक्टिंग ड्रग है, ये बहुत देर तक काम नहीं कर सकता है ना, तुरंत ब्रेक हो जाता है, तो इसके लिए इसका प्रोड्रग जो है डिपिवेफ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे है सवाल, अप्राक्लोनिडिन। अप्राक्लोनिडिन इज अ क्लोनिडिन कंजेनर विच इज यूज्ड। उसका इस्तेमाल बताना है, अप्राक्लोनिडिन का क्या इस्तेमाल होगा। ऑप्शन देखो, टू सप्रेस द ओपियोइड विथड्रॉल सिम्टम्स, सप्रेस द मेनोपॉजल सिम्टम्स, एज एनाल्जेसिक या फिर टू रिड्यूस द आईओटी। तो अप्राक्लोनिडिन एक क्लोनिडिन का कंजेनर है जिसका इस्तेमाल यहाँ ग्लोकोमा के अंदर आईओटी को कम करने के लिए होता है। ठीक है, इंट्राओकुलर टेंशन को। नेक्स्ट यहाँ पे है डॉर्जोलामाइड का सवाल। डॉर्जोलामाइड ये क्या है ये बताइएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है, टॉपिकली अप्लाइड ऑकुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक, या फिर टॉपिकल सल्फोनिमाइड एंटीबैक्टीरियल, या फिर लुमिनल अमीबिसाइड। तो डार्जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड जैसे जो ड्रग है दोस्तों, ठीक है, ये जोलामाइड आ रहा है सफिक्स में, तो इसे याद रखिए, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं दोस्तों। डार्जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड ये भी आंखों के अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको कम करने के काम आएगा, तो याद रखिएगा डॉर्जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये लैटानोप्रास्ट के ऊपर भी सवाल आएगा। लैटानोप्रास्ट क्या है, तो यहाँ पे देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, लेकिन कौन सा फैक्टर है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देखो, PGF2 अल्फा डेरिवेटिव यूज्ड इन ग्लोकोमा, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज्ड इन बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट्स, या फिर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग यूज्ड इन इंट्रावजाइनल फॉर द सर्वाइकल प्राइमिंग। तो देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जो ग्लोकोमा के अंदर आईओटी को कम करने के काम आता है, लेकिन ये इसका खास देखो PGF2 अल्फा डेरिवेटिव है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत काम का ड्रग है। सवाल अगर आए तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, सेलेक्ट द डायूरेटिक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा को रिलीफ करने वाला मोस्ट इफेक्टिव डायूरेटिक ड्रग बताना है। ऑप्शन देखो, इंडापामाइड, अमिलोराइड, मैनिटॉल या फिर फुरासेमाइड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, डायूरेटिक में से जो ड्रग इफेक्टिव है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा के अंदर, तो ये है मैनिटॉल होगा। ठीक है, इसका जो ऑस्मोटिक एक्शन होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डीकंजेस्टिव एक्शन इससे मिलता है दोस्तों। तो डीकंजेस्टन इन ग्लोकोमा जो ड्रग है वो मैनिटॉल, और ग्लिसरीन जिसे ग्लिसरॉल भी बोला जाता है, ये भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा एज ए डीकंजेस्टेंट इन ग्लोकोमा। तो ये दो ड्रगों को अच्छे से याद रखो। ये डायरेटिक क्लास में आकर के यहाँ पे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में इफेक्टिव साबित हुए हैं दोस्तों, ये ना मैनिटॉल एंड ग्लिसरीन। और एक्शन क्या है मैनिटॉल का, ऑस्मोटिक एक्शन की वजह से। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसे आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या फिर फार्मा के अंदर कोई करियर के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो,
तो ये सीरीज आपने जरूर ज्वाइन करना है, ये आपको बहुत फायदेमंद साबित होगी दोस्तों। और ये ट्रांजैक्शन करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिसे वीकली बेस पर अपडेट भी किया जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये मटेरियल आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। आपको कोई भी मार्केट से किताब ला करके अलग से प्रिपरेशन करने की या उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक टॉपिक अपडेटेड फॉर्म में कवर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप आपकी तैयारी में काफ़ी आगे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा है निवोस्टिग्मिन इज प्रिफर्ड और फाइसोस्टिग्मिन फॉर द ट्रीटिंग द माइस्थेनिया ग्रेविस बिकॉज। देखो ये स्टिग्मिन ड्रग माइस्थेनिया ग्रेविस में रिलीफ देते हैं, सभी को पता है, लेकिन खास जो ड्रग है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए निवोस्टिग्मिन है दोस्तों। और निवोस्टिग्मिन को प्रीफर किया जा रहा है फाइसोस्टिग्मिन पे, तो इसका रीजन बताना है क्यों क्यों निवोस्टिग्मिन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है फाइसोस्टिग्मिन से ज्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इट इज बेटर एब्जॉर्ब ओरली, इट हैज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या फिर इट हैज एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर एट द मसल एंड प्लेट, या फिर इट पेनिट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो नियोस्टिग्मिन के बारे में यहाँ पे सही जो आंसर लिखा है दोस्तों, ये देखो बड़ा है, बेहतर है। इट हैज एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर एट द मसल एंड प्लेट। मसल के एंड प्लेट पर जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उस पर इसको एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक का बेनिफिट है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए निवोस्टिग्मिन को प्रीफर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निवोस्टिग्मिन को ही यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ से रखा गया है माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही करना है, ठीक है। याद रखिएगा निवोस्टिग्मिन का ये बेनिफिट पॉइंट है, एडिशनल डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर एट द मसल एंड प्लेट, ठीक है। इस पॉइंट को भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही वो वजह है निवोस्टिग्मिन का इस्तेमाल होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के रिलीफ के लिए, और फाइसोस्टिग्मिन एक मायोटिक एक्शन देता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल, फाइसोस्टिग्मिन डिफर्स फ्रॉम निकोस्टिग्मिन इन दैट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है हमें, क्या डिफर है, फाइसोस्टिग्मिन क्यों डिफर है निकोस्टिग्मिन से। ऑप्शन देखो, इट इज मोर पोटेंट ओरली, इट इज लॉन्गर एक्टिंग, इट प्रोड्यूसेस लेस मस्कैनिक साइड इफेक्ट, या फिर इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्शन ऑन निकोटिनिक मसल के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं एनियम रिसेप्टर्स। तो इसका सही जवाब क्या करना है दोस्तों, फाइसोस्टिग्मिन डिफर्स फ्रॉम निवोस्टिग्मिन इन दैट इट इज, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब करना है आप लोगों ने, इट इज लॉन्गर एक्टिंग। फाइसोस्टिग्मिन जो है ना लॉन्गर एक्टिंग एंड दैट निवोस्टिग्मिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है, एड्रोफोनियम इज मोर सुटेबल फॉर डिफरेंशिएटिंग माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनरी क्राइसिस बिकॉज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको क्लियर करने से आपका एक कंसेप्ट की क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, एड्रोफोनियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत मोर सुटेबल ड्रग है। ये डिफरेंस कर सकता है माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस के बीच में। देखो ट्रीट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डायग्नोस का काम कर रहा है, डायग्नोसिस का काम कर रहा है कि पेशेंट को माइस्थेनिया क्राइसिस हुआ भी है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है पेशेंट को या नहीं हुआ है, ये हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे टेंसिलॉन टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एड्रोफोनियम का दूसरा जो नाम है ना टेंसिलॉन है। तो टेंसिलॉन टेस्ट जो है वो इस्तेमाल होती है डायग्नोसिस करने के लिए माइस्थेनिया क्राइसिस का केस, ठीक है। तो टेंसिलॉन यानी कुछ नहीं, यहाँ एड्रोफोनियम की बात चल रही है। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों डिसीज को डिफर करने में, तो इसका जवाब लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, इट हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट हैज़ डायरेक्ट एक्शन ऑन मसल एंड पेट, या फिर इट कैन सेलेक्टिवली इनहिबिट द ट्रू कोलिनेस्टरेज। तो यहाँ से सही जवाब करना है, एड्रोफोनियम जो है ये शॉर्टर एक्शन रखने वाला ड्रग है दोस्तों, शॉर्टर ड्यूरेशन है इसका। ये एक एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग है। एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग जो है तो ये कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करके एसिटिल कोलिन का लेवल जो है बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन ये शॉर्टर एक्टिंग है, थोड़ी देर के लिए एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ा सकता है। तो इससे हम माइस्थेनिया ग्रेविस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। देखो जब भी एक माइस्थेनिया ग्रेविस होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी उस पेशेंट के अंदर खुद के बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन जाता है तो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से माइस्थेनिया ग्रेविस एक खुद में ही ऑटो इम्यून डिसीज है। तो इस केस में
ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बनते जाते हैं और वो रिसेप्टार पर आकर चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टार के ऊपर एंटीबॉडीज ऑलरेडी चिपके हुए हैं, तो हमारा जो ड्रग है एसिटिल कोलिन वो कहाँ पे चिपकेगा, उसको चिपकने के लिए जगह ही नहीं है, और जो चिपकेगा तभी एक्शन देगा। ठीक है, तो जगह ही नहीं है, तो बहुत कम जगह है, तो एसिटिल कोलिन यहाँ पे थोड़ा सा होता है, तो वो भी उसको चिपकने के लिए जगह नहीं है तो एक्शन नहीं मिलेगा, है ना। बाइंडिंग के लिए जगह नहीं है तो एक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब एड्रोफोनियम जैसे टेंसिलॉन जैसे ड्रग दिया जाता है तो उससे क्या होता है, एसिटिल कोलिन का लेवल जो है थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाता है बॉडी के अंदर, है ना। जो भी हमारे कोलिनेस्टेरेज ड्रग है जो एसिटिल कोलिन को ब्रेक डाउन करे उसको थोड़ी देर रुका दिया जाता है, उससे एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ता है, और बढ़े हुए एसिटिल कोलिन से थोड़ा बहुत एसिटिल कोलिन जितने भी रिसेप्टार खुले हैं वैकेंट है वहाँ पे आके वो चिपक के अपना जो एक्शन है वो देता है, और इससे हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिलती है, राहत मिलती है मसल मूवमेंट में। जो माइस्थेनिया ग्रेविस में हमें ये थोड़ा इंप्रूवमेंट मिल रहा है, राहत मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो ये थोड़ी देर के लिए हो रहा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट दिखा है। अगर किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ नहीं है तो उसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस तो जरूर दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर तो खुले पड़े हैं, एसिटिल कोलिन नहीं है ना। तो जब हम एंड्रोफोनियम या फिर टेंसिलॉन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, उस एंजाइम को, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रोक रहा है ताकि एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़े, और जो बढ़ा हुआ एसिटिल कोलिन का लेवल है वो हर जगह जाके चिपकेगा, जहाँ जहाँ उसको वैकेंसी दिखेगी, जितने मस्कैरिनिक निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे वहाँ पर जाके वो चिपकेगा और अपना जो कोलिनर्जिक एक्शन है वो देगा, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा दोस्तों। जितने मस्कैरिनिक इफेक्ट है वो ज़्यादा मात्रा में, जैसे हर तरफ पानी आना, जैसे आंखों से पानी आना, मुंह से पानी आना, बदन से पानी आना, स्वेटिंग, लैक्रिमेशंस, ये सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। ब्रैडिकार्डिया दिखेगा, तो वर्सनिंग इफेक्ट आपको मिलेंगे कोलिनर्जिक क्राइसिस के। ठीक है, यहाँ पे सारे सीट खाली है तो यहाँ पे सारे एसिटिल कोलिन मॉलिक्यूल चिपक के बहुत बड़ा एक्शन देंगे आपको, इसलिए कोलिनर्जिक क्राइसिस को वर्सन कर जाएगा अगर उस पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है कि रिसेप्टर वैकेंट है ही नहीं, खुले पड़े हुए रिसेप्टर है ही नहीं, उन पे ऑलरेडी एंटीबॉडी चिपकी हुई है, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस एक एटो इम्यून डिसीज है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, वो रिसेप्टर को चिपके हुए हैं, इसलिए रिसेप्टर खाली नहीं है। जितने भी खाली है थोड़े बहुत उस पर एसिटिल कोलिन चिपकेगा तो हमें थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। लेकिन कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या हो रहा है, वर्सन हो रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ा रहा है दोस्तों, है ना। तो इसीलिए ये एड्रोफोनियम टेंसिलॉन इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, और ये इसीलिए डायग्नोज कर पाता है माइस्थेनिया ग्रेविस का केस कोलिनर्जिक क्राइसिस से अलग है करके। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट अभी समझ में आ चुका होगा, यही आशा करता हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।